हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 और सब्जेक्ट का नाम है साइंस, और इसमें हम लोग चैप्टर 12 कवर करेंगे। और 12 जो चैप्टर है जो कि साउंड पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग NCERT जितने जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर में जो दिए गए हैं आपका साउंड्स और चैप्टर में, तो इसके हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाओ, और आप लोग है ना इसको खुद से आप लोग साथ में नोट्स बनाओ, और मैं साथ में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम रीच योर ईयर? इसका मतलब क्या है कि अगर किसी मीडियम में अगर कोई वाइब्रेटिंग अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई वाइब्रेट अगर कर रहा है, ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड जो प्रोड्यूस्ड होता है वो आपका अपने कान के पास कैसे पहुंचता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी मीडियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट और वाइब्रेट कर रहा है तो क्या होता है, कुछ समय के बाद इसका जो वाइब्रेशन है जिसको साउंड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है अपने कानों तक पहुंचता है। तो कैसे पहुंचता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट इन द एयर इन इट्स नेबरहुड इज अल्टरनेटली कंप्रेस्ड एंड रेयरफाइड। कहता है कि अगर कोई बॉडी अगर वाइब्रेट करता है किसी मीडियम में, तो क्या करता है, आसपास के जो आपका जो होते हैं मीडियम के जो मोलिकुल्स वगैरह होते हैं, या तो कंप्रेस कर जाते हैं या आपका रेयरफाइड कर जाते हैं। द कंप्रेशन एयर हैज हायर प्रेशर देन द सराउंडिंग एयर। तो उस केस में क्या होता है कि जो कंप्रेशन एयर है उसके बाद क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। इट देयर फॉर पुशेस द एयर पार्टिकल्स नियर द कॉजिंग कंप्रेशन टू मूव फॉरवर्ड। तो जिसके वजह से क्या होता है कि एयर पार्टिकल्स आपका ज़्यादा कंप्रेशन की वजह से क्या करता है, अपने नेबर पार्टिकल्स क्या करता है, कंप्रेस, जिस वजह से क्या करता है, फॉरवर्ड आगे की ओर मूव करता है। ये रेयरफेक्शन और लो प्रेशर इज क्रिएटेड एट द ओरिजिनल प्लेस। और जिसकी वजह से क्या होता है, ओरिजिनल प्रेशर में क्या होता है, रेयरफेक्शन की वजह से क्या होता है आपका वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है ना। तो है ना, तो इस केस में क्या होता है, दिस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन कॉजेज पार्टिकल्स इन द एयर टू वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। और इस केस में क्या होता है कि रेयरफेक्शन और कंप्रेशन की वजह से जो एयर पार्टिकल आपका वाइब्रेट क्या करता है टुवार्ड्स आपका मीन पोजीशन। और इस केस में द एनर्जी इज कैरिड फॉरवर्ड इन दिस वाइब्रेशन। और इस केस में क्या होता है कि एनर्जी क्या करता है, वाइब्रेट करता है फॉरवर्ड की तरफ। दिस इज हाउ साउंड ट्रैवल्स। और इसी की वजह से क्या करता है, साउंड क्या करता है, ट्रैवल करता है। ये आपको यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क दिया गया है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जैसी वाइब्रेट किया तो यहाँ पे सी क्या बन गया, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है कि जो सराउंडिंग मोलिकुल्स क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। और ये क्या बन गया आपका, रेयरफेक्शन। तो रेयरफेक्शन में सराउंडिंग मोलिकुल्स क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर बन जाते हैं। फिर क्या बन गया, कंप्रेशन। फिर क्या बन गया आपका, रेयरफेक्शन। और इसी प्रोसीजर की वजह से अगर कोई मीडियम में पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो साउंड सुनाई अपने कानों तक देता है। अब बच्चों हम लोग NCERT में जो पेज नंबर 163 दिया हुआ है इसके क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई योर स्कूल बेल। तो कहता है कि अपने स्कूल बेल में, वो सी बात है, स्कूल में बेल लगी होती है तो उसकी वजह से साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। तो इसका आंसर है व्हेन द गोंग स्ट्राइक्स द बेल। तो कहता है कि जब बेल को आपका स्ट्राइक किया जाता है, वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन द बेल। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो बेल है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है। विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर टू आवर ईयर्स। तो जिसके वजह से जो ट्रांसमिशन होता है आपका एयर के थ्रू, और कहाँ तक पहुँचता है, अपने ईयर पे, है ना। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड सेंसेशन ऑफ साउंड इन एयर। ओके, ये जो वाइब्रेशन है आपका अपने कान में क्या आपका उत्पन्न करता है, सेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द साउंड्स वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इसमें क्या है कि बोला गया है कि साउंड को हम लोग मैकेनिकल वेव क्यों बोलते हैं। द साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे नीड ए मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। इसका मतलब क्या है कि साउंड को मैकेनिकल वेव इसलिए बोलते हैं ताकि इसको ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, मीडियम की। आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। और कहीं पे अगर कोई नॉन मैकेनिकल वेव है तो नॉन मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नॉन मैकेनिकल वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। इसमें बोल रहा है कि अगर और आपका दोस्त अगर मून पर है, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। तो बोल रहा है कि क्या आपका जो दोस्त है अगर वहाँ पे कोई चीज़ अगर बातें बोल रहा है, साउंड निकाल रहा है,
तो क्या अपने दोस्त की बात सुन सकते हो? तो इसका जो आंसर है, ऑन द मून साउंड कैनॉट ट्रैवल एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साउंड पे कोई भी आपका, माफ़ कीजिएगा, मून पे साउंड ट्रैवल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मून पे? कि मून पे आपका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, साउंड कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, तो इसका मतलब क्या है? साउंड आपका वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। सो वी विल नॉट एबल टू हियर एनी साउंड, तो इसलिए क्या होगा कि वहाँ पे मून पे आपका दोस्त कोई भी अगर बात बोलता है तो आप लोग सुन नहीं पाओगे। क्यों? वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब वैक्यूम है, और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब बच्चों पेज नंबर आपका NCERT में 166 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, विच वेव्स प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस एंड पिच। इसमें क्या है कि आपको बताना है कि लाउडनेस और पिच के बारे में बताना है। तो इसका जो आंसर फर्स्ट का है, लाउडनेस इज डिटरमिन्ड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। ये बोल रहा है कि लाउडनेस जो है वो हमेशा जज करते हैं कि साउंड का एम्पलीट्यूड क्या है। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड विल बी मोर द लाउडनेस। कहता है कि अगर किसी साउंड का जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? लाउडनेस होगा। सेकेंड क्या है? पिच। तो पिच इज डिटरमिन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी। पिच को हमेशा आपका डिटरमिन करते हैं, किससे करते हैं? फ्रीक्वेंसी से। हायर इज़ द फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा, ग्रेटर विल बी द पिच। तो उस केस में क्या होगा? पिच क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। गेस व्हिच साउंड हैज़ ए ग्रेटर पिच, गिटार और ए कार्न हॉर्न। कहता है इसमें से बताना है किसके पास आपका ज़्यादा पिच होगा, गिटार के पास या कार्न हॉर्न के पास। तो इसका जो आंसर क्या होगा? गिटार के पास। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब NCERT पेज नंबर आपका 166 है, इसके क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? तो आप लोग की ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव। मतलब आप लोगों को साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वेवलेंथ। तो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ऑफ ए वेव, इसको हम लोग बोलते हैं कम वेवलेंथ। यानी अगर कहता है कि कंसेक्यूटिव अगर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। इसके बाद पढ़ना फ्रीक्वेंसी, 1 कंप्रेशन एंड 1 रेयरफेक्शन कंस्टिट्यूट्स 1 वाइब्रेशन। इसका मतलब क्या है? इसका ये है ना कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कहता है कि 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये प्रॉपर डिफिनेशन है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है एम्पलीट्यूड। व्हेन वेव्स आर प्रोड्यूस्ड द पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट दियर मीन पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि जब वेव क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, तो जो पार्टिकल है अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है? वाइब्रेट करता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल है ना इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मान लो मीन पोजीशन में पार्टिकल यहाँ पे गया, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और इट इज़ मेजर्ड इन मीटर, और इसको हम लोग क्या करते हैं? मीटर में क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट 1 ओसिलेशन। कहता है किसी वेव को अगर एक है ना एक कंप्लीट ओसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका टाइम पीरियड। एट द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। कहता है कि साउंड के वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में हम लोग रिलेशन कैसे बैठाएंगे। तो स्पीड इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? वेवलेंथ इंटू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। NV इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? N इंटू लैम्डा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, हाउ द वेवलेंथ ऑफ साउंड हुज फ्रीक्वेंसी आपका 220 हर्ट्ज, मतलब किसी साउंड का जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है आप लोगों को 220 हर्ट्ज और इसका स्पीड दिया गया है 240 है ना, तो इसका आप लोगों को निकालना है वेवलेंथ क्या होगा।
तो जो फार्मूला है आपका v इक्वल टू आपका n इंटू लैम्डा होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी दिया है आपका 220 हर्ट्ज, वेलोसिटी दिया है आप लोगों को 440 स्पीड, तो यानी फार्मूला होता है v इक्वल टू आपका f इंटू लैम्डा। तो यानी यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आपका v अपॉन आपका f आ जाएगा। दोनों का वैल्यू पुट कर दिए और लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 2 मीटर। काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ए पर्सन इज सिटिंग टू ए टोन ऑफ आपका 500 हर्ट्ज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, है ना। यानी इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दिया गया आप लोगों को और डिस्टेंस दिया गया है। तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन। तो इस केस में आपका टाइम पीरियड निकालना है आपका। तो टाइम पीरियड आपका 1 अपॉन कितना 500 यानी 0.002 सेकेंड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सबसे पहले बताना है कि लाउडनेस क्या होता है और इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाउडनेस एंड इंटेंसिटी बोथ डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। इसका मतलब ये होता है कि लाउडनेस है या इंटेंसिटी है, दोनों आपका साउंड के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। बट लाउडनेस इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू आवर ईयर्स टू ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। फोर ईयर्स आर मोर सेंसिटिव सम फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू अदर। कहता है ना, कान के लिए कुछ क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, ज़्यादा सेंसिबल होते हैं। इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और इंटेंसिटी क्या होता है कि कोई साउंड एनर्जी आपका पर यूनिट एरिया पर यूनिट आपका सेकेंड में कितना आपका पास कर रहा है ना। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और आपका ये क्या होता है कि ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब एनसीईआरटी पेज नंबर आपका 167 के जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो आप लोगों को पॉज करके नोट डाउन कर लेना है। इन विच ऑफ द थ्री मीडिया एयर वाटर आयरन डज द साउंड ट्रैवल फास्टर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। कहता है कि अपने पास 3 मीडियम है, एयर है, वाटर है, आयरन है। तो आपका किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर में किस में आपका साउंड तेज़ी से ट्रैवल करेगा। तो साउंड ट्रैवल फास्टर आयरन एंड स्लोवेस्ट इन एयर। तो कहता है कि साउंड क्या है, आयरन में आपका बहुत तेज़ी से ट्रैवल करेगा एज कम्पेयर टू आपका एयर। यानी एयर में क्या होगा, काफ़ी स्लो ट्रैवल करेगा। इसके बाद पेज नंबर आपका 168 है। तो 168 हमको करना है। एंड इको रिटर्न इन 3 सेकेंड। कहता है कि इको क्या है, 3 सेकेंड में क्या करता है, रिटर्न करता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन द स्पीड ऑफ साउंड आपका 342 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में इको आप लोग को दिया है 3 सेकेंड में, भी का मान दिया है। तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, v इंटू टी। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 513 मीटर। अब एनसीईआरटी पेज नंबर आपका 169 में जो क्वेश्चन दिया गया है इसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, वाई आर द सेलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल्स कर्व। कहता है कि कंसर्न वाले कहीं पे कंसर्न अगर हॉल होते हैं वहाँ सेलिंग क्या होता है, कर्व क्यों होते हैं। द सेलिंग ऑफ कंक्रीट हॉल्स आर कर्व्ड सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस साउंड कैन रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द हॉल। इस केस में क्या होता है कि अगर मान लो कि हॉल के अंदर कोई कंसर्न होता है तो साउंड क्या है आपका इक्वली आपका चारों तरफ से क्या करे, आपका ट्रैवल वहाँ से करे, यानी रिफ्लेक्शन आपका चारों तरफ से क्या हो, सेम हो। इसके बाद एनसीईआरटी में पेज नंबर आपका 170 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो कहता है कि ह्यूमन ईयर में जो ऑडिबल साउंड का रेंज क्या है। तो ऑडिबल रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड रेंज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विथ इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। कहीं पे अगर इंफ्रासाउंड है और अल्ट्रासाउंड है तो इसमें आपका कितना फ्रीक्वेंसी होता है। तो देखो कहीं पे अगर इंफ्रासाउंड है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, लेस देन 20 हर्ट्ज होता है। और कहीं पे अल्ट्रासाउंड होता है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 20 किलो हर्ट्ज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको आप लोग नोट कर लोगे। इसके बाद एनसीईआरटी में पेज नंबर आपका 172 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सबमरीन इमिट्स ए सोनार पल्स। कहता है कोई सबमरीन है वो क्या करता है, सोनार पल्स को जनरेट करता है। विच रिटर्न्स फ्रॉम ए अंडर वाटर क्लिफ इन आपका 1.02 सेकेंड। जो क्या करता है, टकराकर आपका 1.0 सेकेंड में वापस आ जाता है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट एयर इज आपका इतना, तो इसमें आपका सॉल्ट एयर में इतना दिया है। तो हाउ फार द इज द क्लिफ, तो क्लिफ आपका कितना दूर है। तो टाइम दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, स्पीड इन टाइम। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 780 पॉइंट आपका 81 मीटर।
तो बच्चों आपका इस वीडियो में हम लोग कवर किए आपका क्लास 9, तो टॉपिक का नाम था आपका साउंड, और इसमें जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे मैंने एक्सप्लेन किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको जो भी अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट का मेरा इंतज़ार रहेगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।